अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप ये देख रहे होंगे सुबह बसर अकेले हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। नादिया खान बहुत जल्दी आपको ज्वाइन कर लेंगी और आज जुमा है, जुमा मुबारक आप सबको। उसके बाद 2 दिन की हमारी छुट्टी है, फिर मंडे को आपसे मुलाकात होनी है हमारी। लेकिन आप रिपीट हमारे शोज देखते रहेंगे, बेस्ट ऑफ हमारा चलता रहेगा। यूट्यूब पे भी हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, हर सोशल मीडिया पर आपसे कनेक्टेड रहेंगे, कहीं आपको जाने नहीं देंगे। तो खैर ये हमारा शो है जिसको आप पसंद करते हैं। आप जल्दी से, मुझे कहा जा रहा है कि आज बहुत कुछ है हमारे शो में और आपने बातें अपनी कम करनी है, लेकिन मैं बता दूं जल्दी जल्दी क्या कुछ है। अब कुछ बैनुल-अक़वामी मामला की हमने बात करनी है और हमने बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई, उनका मामला भी कुछ चल रहा है इलाज मुआलजे की सहूलत से मुताल्लिक। तो वो अस्पताल गए, अस्पताल से फिर वापस वो जेल चले गए, तो वो क्या मामला है। फिर इसके बाद वायरल इन्फेक्शन की हमें कुछ बात करनी है बच्चों में। आजकल मानसून का सीज़न, आपको पता है बारिश का सीज़न है, तो इसमें ये ज़्यादा फैल जाता है, तो इसको कैसे इसको रोका जाए। और फिर हमें बात करनी है कि किसके सितारे, किस्मत का हाल हम आपको बताते हैं जुम्मे के जुम्मे, ताकि आपके पूरे हफ्ते आप देखें कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या कह रहा है। उसके मुताबिक ना चलें, मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन ये कि हम बता देते हैं थोड़ा सा कि आपको आइडिया हो जाए कि आपका साइन क्या कह रहा है, आपको तरक्की मिलनी है, क्या होना है, क्या एहतियात करनी है। और हमारे साथ आज लेजेंडरी आर्टिस्ट, ऐसी गेस्ट है कि एक हाउस होल्ड नेम भी हैं, सब जानते हैं, पहचानते हैं। इंटरव्यूज़ बहुत कम देती हैं, बल्कि बहुत ही कम देती हैं। तो वो हमारे राइज एंड शाइन शो का आज हिस्सा होंगी। सानिया सईद, कौन नहीं जानता हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे जिसने देखे हैं, या पाकिस्तान में जो पैदा हुआ है, या पाकिस्तान में जो रहता है, या इवन दुनिया भर में कहीं रहता है, पाकिस्तानी, इंडियन, कोई भी, सानिया सईद का नाम सब जानते हैं। तो वो हमारे साथ होंगे, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और बहुत कम वो आती हैं। और नादिया खान तो अभी कुछ ही लम्हों में ज्वाइन कर लेंगी। लेकिन सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है जिसकी हमने कल भी बात की और कल हमने कुछ ज़्यादा बात की थी और उस तरफ निशानदेही की थी कि अब ये जो बयानात डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं, ये बयानात ऐसे मौके पर क्यों आ रहे हैं कि अब वो मुआशी पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं और जो कारोबार कर रहे हैं या जो जिनके ताल्लुकात हैं, इकनॉमिक टाइज़ हैं ईरान के साथ, उन मुल्कों को भी वो थ्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शदीद उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा अगर वो रखते हैं। तो उनके वज़ीर ख़ज़ाना ने भी यही बात की है, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान दोहराया और उन्होंने ये कहा है कि सख्त इक़दाम किए जाएंगे। जो भी मुल्क ईरान के साथ ट्रेड करेगा, जो भी इकनॉमिक टाइज़ करेगा किसी भी किस्म का, तो उसको भी नताइज भुगतना होंगे। और ये बहुत बड़ा, वो खुद इसको कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मंसूबा ये बनाया उन्होंने और ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने कहा उनका मकसद यही है कि ईरान की हुकूमत का खात्मा करना है उन्होंने, और ईरान के न्यूक्लियर पावर से मुताल्लिक भी उन्होंने बात की। अच्छा, अब ये जो ऐलान है, इस ऐलान को अगर देखा जाए तो ये मैसेज है किसको? कल भी हमने अपने शो पर ये मामला उठाया और शायद पहली दफ़ा ही उठाया जब से ये खबर आई, क्योंकि जब ये खबर आई थी तो एक्सक्लूसिव हमने ही बात की थी, उसके बाद फिर इसमें तज्ज़िये वगैरह भी हुए। तो ये मैसेज किससे है? डोनाल्ड ट्रंप भी ये दे रहे हैं और उनके वज़ीर ख़ज़ाना भी अभी मैसेज दे रहे हैं, ये किन ममालिक को दे रहे हैं? तो देखिए, जो ममालिक ईरान के साथ ट्रेड करते हैं उनको ये या तो बिटवीन द लाइन्स मैसेज है या फिर ये क्लियर मैसेज है। इसको आप जैसे भी ले लें कि अब पाकिस्तान, फर्ज करें, पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं यूएस के साथ और इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ की, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान भी तो कारोबार करता है और मज़ीद कारोबारी टाइज़ बढ़ाना चाहता है, इकनॉमिक टाइज़ मज़ीद ईरान के साथ बढ़ाना चाहता है। तो उसका क्या होगा? क्या हम उसमें आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? फिर उसके बाद रशिया के ताल्लुकात हैं, वो भी बड़े मजबूत टाइज़ हैं। फिर चाइना का जो इस वक्त मौक़िफ़ है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। चाइना ने कहा है कि एक तो 80% से ज़्यादा जो पेट्रोल का और तेल का जो चाइना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स चाइना की आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो तेल की कंजम्पशन है उसका 80% वो ईरान से आ रहा है उनके पास। ठीक है, तो उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चाइना की क़यादत ने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये क्या बयान आपने दे दिया, हम कहाँ पर, यानी कि। और फिर रूस की एक कंपनी है, रूस एटम, उन्होंने भी ये डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद उन्होंने कहा है कि ईरान में जो जौहरी तवानाई के मंसूबे हैं, इस पर हम काम जारी रखेंगे, चाहे बयानात किसके कितने भी आ जाए। तो हमें ज्वाइन किया है एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने और हमारे शो पर होते हैं, रहनुमाई भी करते हैं, इस वक्त भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जौहर साहब, कैसे हैं? मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ सर। सर मुझे बताएं कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि एक एक करके इस रीजन की जो क़यादतें हैं, ये पावर्स जो हैं, इनके पैगामात आएंगे, इनके ऑफिशियल मौक़िफ़ आएंगे। चीन का मौक़िफ़ आ गया है, तो ये काफ़ी अलार्मिंग बात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का बयान फिर उसको दोहराना उनके वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से?
जी देखिए, ये तो मैं अपने पहले कई कमेंट्स में रिसेंट डेज में कहता रहा हूँ कि अब ये जाहिर है कि अमेरिकन मिसोपैथिंग की स्ट्रेटजी हुई है ट्रम्प की, इकोनॉमिकली स्क्वीज कर रहे हैं ईरान को। तो जाहिर है, एक तो ब्लॉकेड उन्होंने किया हुआ है और दूसरी जो बाकी उनकी ट्रेड है जिस तरह से डील हो रही है उसको वो बंद करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। तो भी उनको भी पता है, अमेरिकन को भी, कि बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकेंगे। इतने साल दहाइयों से सैंक्शन रही है ईरान पे और ईरान ने तो भी सर्वाइव किया है। लेकिन अब वो कोशिश उनकी ये है कि उसको एटलीस्ट कुछ अर्से के लिए जरा ज्यादा स्क्वीज कर दें, ताकि ईरान पे वो प्रेशर जनरेट हो कि वो थोड़ी सी कंसेशन देंगे। खसूसन वो समझते हैं कि ये अब में होर्मुज वाला मामला जिसपे ईरान ने जो ज्यादा मैक्सिमल एक्सपोजिशन दी हुई है, इस पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आए। तो अब देखिए, इस पर ये भी है कि इससे पहले उन्होंने जो मिलिट्री ऑप्शन, और मैं इस पर कह भी चुका हूँ, जब एक्सरसाइज किया, बॉम्बिंग वगैरह की, तो उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। तो अब जाहिर है कि उनको एक सेंसरी भी चाहिए, तो एक और अल्टरनेट स्ट्रेटेजी भी चाहिए। तो ये अब जो है इस्लामिक स्ट्रेटेजी जो है उनको थोड़ी सी सेफ्टी नजर आती है। तो इसलिए कि इसमें तो एक कोई कैजुअलिटी का खतरा नहीं होता किसी किस्म का। फिर वो इस किस्म की जो डिप्रेशन हो रही थी, उनके एमिशन वगैरह जो है वो भी बहुत लो हो रही थे, मजदूर और बाकी चीजें थी। तो इसमें तो उनको जो करना है, एक तो जाहिर है कि ब्लॉकेट तो उन्होंने किया ही हुआ है, बाकी मुल्कों को जरा थोड़ा ज्यादा प्रेशराइज करेंगे अमेरिकन। तो देखिए, कुछ फर्क तो पड़ेगा। सभी आपने देखा यूएई ने ईरान से सारी ट्रेड सब चीजें फिलहाल ट्रांजेक्शन बंद करने का ऐलान कर दिया है। और यूएई जो है वो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ईरान का दुनिया में। उसी को उसके थ्रू ट्रेड काफी सारी वो कंडक्ट करते थे, और बल्कि काफी सारी डिसेंशन किस्म की समझिए कि उन्होंने बाईपास करना होता था, तो वो भी वहीं से उनको कई सेकंड चैनल मिलते थे। तो अब देखिए, फर्क तो इससे पड़ेगा, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ही कोई जो है ना 100% वो बंद कर सकेंगे, वो तो मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारे मुल्क जाहिर है एक अपनी पॉलिसी होती है, अपनी चीन का, रूस का, बहुत से और मुल्कों का जिक्र किया। कुछ चीजें चलती तो रहेंगी किसी हद तक। मुझे ये बात बताएं सर कि पहले भी तो यूएस ट्राई कर चुका है ना टैरिफ के मामले को लेकर, और फिर उन्होंने चाइना के साथ जब ये शुरू किया, वैसे तो तमाम ममालिक ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब चाइना के साथ शुरू किया तो चाइना ने डबल टैरिफ कर दिया उनके ऊपर। तो अब ये जो ईरान के साथ इशू है, इस ईरान के इशू में चाइना अभी पीछे है, मतलब वो प्लेइंग फ्रॉम द गैलरी वाली बात है। लेकिन अब ये बयानात देकर क्या यानी कॉन्फ्रंटेशन हेड ऑन चाह रहा है यूएस या क्या? क्योंकि रूस भी इसमें है ना सर, और रूस और यूक्रेन के मामला भी शुरू हो गए हैं एक बार फिर। जी देखिए, इसका एक जो है ना वो ये भी होता है कि वो अमेरिका जब इस तरह की चीजें करते हैं तो उनकी कोशिश ये भी होती है कि चाइना पर प्रेशर ज्यादा जनरेट हो। चाइना ट्रेड तो बंद नहीं करेगा अपनी, लेकिन चाइना ये कर सकता है कि चाइना की बहुत ज्यादा लेवरेज है ईरान के ऊपर, जिसका आपने कहा मिलिट्री से जिनका तेल चीन से ही है। उसके अलावा भी बाकी जो की ट्रेड है, खासतौर पर जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, वो चाइना की मदद से खड़ा है ईरान का, क्योंकि वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिनकी उनको वहाँ से मिलती है। अभी आप देखें उनके सारे पार्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है, मैकेनिकल पार्ट्स, इवन उसकी जैसा कि लॉयर्स उनको चाहिए होते हैं मेटल्स के लिए, फिर फ्यूल है के लिए उनको केमिकल चाहिए, सब वहाँ से आते हैं। तो वो चाइना की लेवरेज है, तो अमेरिकन चाहते हैं कि वो अपनी लेवरेज इस्तेमाल करें और अपने बिजनेस करवाए, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट में भी है। चाइनीज भी नहीं चाहते हैं कि अपने बिजनेस को ले जाए रहे और ईरान को थोड़ा सा इबादत भी कराते रहे। तो इसी तरह अच्छा, रशियंस को तो खैर सूट करता है कि अपना हॉर्मोन्स बंद रहे, उनका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि अपने हॉर्मोन्स बंद रहे, चीन से ज्यादा रहे, तो रशिया को फायदा होता है, क्योंकि वो उनका तेल जो है वो तो खुद बहुत बड़े एक्सपोर्टर है तेल का। दूसरी बात यह कि उनका सैंक्शंस लगी है उनके, तो इस तरह फिर वो आदमी को कुछ सैंक्शंस एग्जेप्शंस मिल जाती है, सब पहले अमेरिकन की जंग के दौरान। तो वो उनको कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, नहीं ये पैसे डालेंगे ईरान पे। चाइना की तरफ से अब कोशिश हो सकती है कि ईरान को थोड़ा सा समझाएं कि आपके अपने जो है इसको थोड़ा जरा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। अच्छा, एक और इशू, और ये कुछ कम हो गया था, लग रहा था कि अब ऐसा नहीं होगा। हूसियों ने सऊदी शहर नजरान में हवाई अड्डे पर और तेल की कंपनी आरामको की जो तंसीबात है उन पर हमला किया है। ये कितना डेंजरस हो सकता है इस खत्ते के लिए? जी बिल्कुल, ये इससे जाहिर है कि बहुत ही फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है, लेकिन कोई नई चीज नहीं है, पहले भी इससे करते रहे। दो उसकी पहलू हैं, एक ये है कि ईरान का असर है सऊदी हूथीज पे, और वो फिर जब ईरान की तरफ से कोई इस किस्म की मैसेजिंग होती है तो
तो वो उससे इनकरेज हो जाते हैं, क्योंकि ईरान ने तो कहा था, ईरान ने सेट किया था ना कि हम अपने हुकूमत के बाद ये बाकी रखते हैं। और देखें वो जो बाबुल मंदिब है जहाँ से सऊदी तो प्लस उन्होंने 60-70% अपनी जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो शिफ्ट कर दी है। कि पोर्ट जो यम्बो का पोर्ट है जो रेड सी पे है, जहाँ से फिर वो बाबुल मंदिब का चीज आता है। तो वही हम लोग का मकसद यही है कि वो जो एक्सपोर्ट है उधर से भी जो है ना उनकी कम हो जाए, तो इससे बदला उनको फर्क नहीं पड़ रहा था इतना ज्यादा ये अपने हुकूमत के बंद होने से। तो दूसरा पहलू ये भी है उसका कि जो वहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है यमन के अंदर, तो उसमें जाहिर है कि सऊदी बैक करते हैं उसको, जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज गवर्नमेंट जो कहलाती है। और जिससे पिछले कुछ सालों में उन्होंने जाहिर है यमन की खासी हिस्से पर उनका भी कब्जा है, लेकिन जो बाबुल मंदिब के आसपास की कोस्ट लाइन है उस हिस्से पे होतीज का कब्जा है। तो वो फिर होतीज जो है वो रिटेलिएट करते हैं इस चीज के। और इस बयान को अगर यूएस वजीर खजाना के बयान से जोड़ के देखें, जो उन्होंने कहा कि ये हम ईरान पर हमला इसलिए कर रहे हैं, मुआशी हमला, क्योंकि ईरान कमज़ोर होगा तो उसकी प्रॉक्सीज कमज़ोर होंगी, और जिस तरह वो प्रॉक्सीज के ज़रिए मुल्कों को नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर वो नहीं पहुंचा पाएगा। सैंक्शन जो लगी हैं इतने सालों से, तो दो वजूहत लगी है। एक तो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ईरान का, उससे जो उनको खतरा है, और दूसरा इसी चीज है कि वो जो कहते हैं ईरान की प्रॉक्सीज हैं, जिसमें हिजबुल्लाह भी है, जिसमें हमास भी है, जिसमें हूतीज भी है, जिसमें इराक में ग्रुप्स भी हैं, तो वो चाहते हैं कि वो ईरान उनकी मदद जो है ना इतनी ना कर सके। तो वो तो सैंक्शंस का या अब जो इकोनॉमिक ये कर रहे हैं स्पीच, उसका मकसद तो वही है कि ईरान की जो है कैपेसिटी कम की जाए। लेकिन अभी जो ये इतना ज्यादा वो इस पर जोर दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि अपने हॉर्मोन्स पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ईरान दिखाए। जी अच्छा, इस मामले पे जब से बयान आया है तो हम पाकिस्तान की भी इसमें बात कर रहे हैं, इतना खुल के नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो ये देख रहा था कि ईरान के साथ या खित्ते में जब ये अनरेस्ट ख़त्म होगा, ईरान पर सैंक्शंस हटेंगी ईरान पर से, तो पाकिस्तान कारोबार मज़ीद बढ़ेगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की हम बात करेंगे उनसे, वो फाइनलाइज होगी, तो उसके बाद एनर्जी की हमारी जो कमी है वो पूरी होगी, और ट्रेड है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, चावल है, दीगर चीज़ें हैं, अजनास हैं। तो इस बयान के बाद तो फिर यहाँ पाकिस्तानी हलकों में भी थिंक टैंक्स ये सोच रहे होंगे ना कि अब आगे अगला मूव हमारा क्या हो सकता है। देखिए अभी जो है ना, ये तो एक जंग के बीच की बातें हैं ना सारी, और जो भी है अभी आरजी है। हमारी उम्मीद जो सी है ना ये है इस वक्त कि ईरान में भी जो है थोड़ा सा, क्योंकि जो हार्डलाइनर्स तो है इस वक्त, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे प्रेगमेटिस्ट भी हैं, तो वहाँ पे प्रेगमेटिज्म प्रिवेल करे, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और मामला जो है ना ये मुज़ाकरात की तरफ वापस जाएं। तो वो देखिए ईरान के भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में जंग नहीं है, ना ये इस चीज को दौलत देना है, इस इक़्तिसादी जंग को। ईरान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ये होगा कि जो है ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो, सैंक्शंस हटें, उनके एसेट फ्रीज हो, ट्रेड पूरी तरह से दोबारा शुरू हो। क्योंकि ईरान इतना अमीर मुल्क है नेचुरल रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज के जमीन में तो दुनिया के अमीर 3 मुल्कों में आता है। गल्फ की तो सिर्फ, लेकिन सऊदी के पास तो तेल है बहुत ज्यादा है, ईरान के पास भी तकरीबन उतना ही है, लेकिन ईरान के पास तो गैस भी है बहुत ज्यादा, जो कि वहाँ पे कतर के पास है मिसाल के तौर पर। ईरान के पास तो दोनों चीजें हैं। तो अगर उनकी इकोनॉमी सैंक्शन से निकले तो वो तो इतनी तेज डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उनकी आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं है। 90 मिलियन की आबादी हमारे से तो बहुत कम है, उनका एरिया जो है हमारे से 2-3 गुना बड़ा है, उनकी रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कहाँ है। तो ईरान को भी मैं समझता हूँ ईरान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ये होगा इस वक्त। अभी मैंने जोर भी दिया था, उनके अभी वजीर आए थे कि जो उनके ट्रेड के, इंडस्ट्री के और माइनिंग के मादनियात के वजीर जो हैं मोहम्मद आताबाद कभी आए थे, तो उनसे मेरी तफसीली मुलाकात भी करवाई थी लद्दाख ने। मैंने उस पर भी ये जोर दिया था उस मुलाकात में भी कि ईरान को अब जो है ना जो सूट करेगा, अब किसी जंग का वक्त गुजर गया तो अमन की तरफ जाना चाहिए, और अमेरिका को भी वही सूट करेगा, अमेरिका को भी वो सूट करेगा। और देखिए इन बयानात को अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये इसका मतलब ये अमेरिका अब कोई वैसे हमले नहीं करने जा रहा, वो जो कन्वेंशनल जो हमले हैं तो उसकी सोच शायद यूएस में नहीं है। जब भी उन्होंने एक लॉन्ग टर्म में कोई पॉलिसी ऐसी बनाएंगे, ऑब्वियसली ये तो लॉन्ग टर्म का काम है ना सर, ये दिनों का खेल नहीं है। मौशी तौर पर किसी को चोक करना
तो उसमें आपके एलाइज भी हैं जो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं, उनको भी कन्विंस करना, तो एक लंबी गेम है ये, प्रोलॉन्ग कर रहा है यूएस भी इस तरीके से इसको। जी बिल्कुल, लेकिन उसका फायदा नहीं है ना, उसका नुकसान दोनों को है। इससे पहले फायदा सिर्फ इसराइल को हो रहा है। अब देखिए मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका ईरान को धमकियां देता है तो ईरान जो उसके मुकाबले में धमकियां जो वहां पे आती हैं वो किसके खिलाफ आती हैं? वो गल्फ कंट्रीज के खिलाफ आ रही हैं। तो अगर मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे तो फायदा तो इसराइल का होगा इस सारे क्षेत्र में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, देखिए ये अमेरिकन जो कर रहे हैं जो धमकियां और ये जिस तरह की मिलिट्री एक्शन वगैरह, वो तो जाहिर है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह अगर ईरान की तरफ से भी जो चीजें हुई हैं कि मिसाल के कभी शिपिंग थ्रू पे अटैक्स हो रहे हैं या अगर होती की तरफ से ये हमले हो रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ काउंटर प्रोडक्टिव है। दोनों जो शरीक है ना, उनका बेसिकली इंटरेस्ट इसमें है मुज़ाकरात की मेज पे वापस आए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, अपना हर्मस खुले, बाकी मामला तय हों जो है और एमओयूज जो अभी जो है, जब भी ये दोबारा मुज़ाकरात होंगे जो पाकिस्तान ने साइन करवाया था इनके माबेन, वो बहुत अच्छी बेसिस है, वो बहुत अच्छा रोड मैप है, उसी पे इनको वापस आना चाहिए और वापस आना पड़ेगा इवेंचुअली। सर बहुत शुक्रिया, जॉसलिन हमारे साथ है और तज्जिया दे रहे थे अपना।